हेलो डियर्स, हम कर रहे हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स क्लास 12th का। आज लेक्चर 3 की बारी है और हेलोजन डेरिवेटिव्स मानकर चलिए ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहीं पर रिएक्शन मैकेनिज्म एक्सेट्रा की आपको खूब जम के प्रैक्टिस करनी होती है ताकि आगे के चैप्टर्स आसानी से समझ में आए। हालांकि आपको 11th की जीओसी ठीक आनी चाहिए चैप्टर्स को अच्छी तरह समझने के लिए, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशंस में बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स नहीं पूछे जाते हैं तो काम चल जाता है। पीछे के 2 लेक्चर्स अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिए, बहुत बेसिक डिटेल्स पीछे रह गई। आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जानना चाहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और ये कौन दिखाता है? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के बारे में हमने आपको बताया था कि बहुत कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शंस एल्काइल हैलाइड की सबसे ज्यादा बार पूछी गई रिएक्शंस है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप। क्या होगा? सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हो क्या रहा है। सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, यानी एक आएगा और दूसरा जाएगा, यानी एक आदमी आएगा और दूसरा कोई एक जाएगा, तभी तो सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब कोई एक आया, उसने किसी को रिप्लेस कर दिया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि रिएक्शन का स्टार्ट किसी न्यूक्लियोफाइल से हो रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसकी खास बात क्या कि न्यूक्लियोफाइल बोलने का मतलब कोई ऐसा आदमी जो लोन पे डोनर हो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब कोई एक आ रहा है, कोई दूसरा जा रहा है ना, एक के आने से दूसरा जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन का स्टार्ट कराएगा। कैसे पढ़ते हैं इस रिएक्शन को वो देखो। सबसे पहले आपके पास न्यूक्लियोफाइल होता है, एक सबस्ट्रेट है, उसके साथ एक लीविंग ग्रुप लगा हुआ है। किसी सॉल्वेंट में हमने इसे घोल रखा है। न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट को अटैक करके न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट के साथ जुड़ जाता है। लीविंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज बनके इस पूरी दुनिया में तन्हा अकेले जीता है बाद में। ये जो लिखा गया कहानी है, ये सारी की सारी आपके लिए है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। समझे मेरी बात? किसकी है भैया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको आनी चाहिए। ठीक, कोई खास बात नहीं है। हालांकि पिछले लेक्चर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में ये सब जानकारी हमने ले ली थी। ठीक, अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है ना, ये 2 तरह की होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किस तरह की 2 तरह की होती हैं? ध्यान से देखो। 2 तरह की रिएक्शंस में पहली रिएक्शन है SN1 रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन है SN2 रिएक्शन। कहने का अर्थ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप 1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप 2। नाम है, इससे ज्यादा इनका कुछ भी नहीं है। ठीक, तो हम लोग बोल देते हैं टाइप 1 और इनको बोल देते हैं टाइप 2। अगर सच में इनके नाम अलग हैं तो लॉजिकली इनका कुछ ना कुछ तो इनका मतलब भी अलग होगा। मतलब अलग इस वजह से है क्योंकि SN1 इस तरह की रिएक्शन होने में जो मैकेनिज्म है वो बदल जाएगी और इस तरह की रिएक्शन में भी जो मैकेनिज्म है वो बदल जाएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैकेनिज्म डिफरेंट हो जाएगी, यानी यहां प्रोडक्ट बनेगा एक जैसा ही, लेकिन यहां अलग तरह से बनेगा, यहां अलग तरह से बनेगा। तो हम इनकी मैकेनिज्म की डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरुआत कहां से करेंगे बेटा? शुरुआत करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप 1। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप 1। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप 1 को हम लोग शॉर्ट में क्या नाम देते हैं बेटा? नाम देते हैं SN1 रिएक्शन। तो बंधु ध्यान से सुनो, काम की चीजें। होगा क्या, ये मैकेनिज्म क्या है, इसकी क्या होता है इसमें, समझो। ये सबसे पहली बात कि रिएक्शन देख लो, रिएक्शन देखने के बाद फिर समझना कि इसमें क्या क्या काम हम लोग करने जा रहे हैं। आपके पास एक सबस्ट्रेट है, उसके साथ एक लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना? एक सबस्ट्रेट और एक लीविंग ग्रुप, और लीविंग ग्रुप बेसिकली हेलोजन एटम्स को ही हम लोग लेकर चलने जा रहे हैं, है ना? तो इसकी वजह से हम मानकर चलेंगे लीविंग ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और सबस्ट्रेट की तो लॉजिकली कम है, कार्बन है वो। और ऐसा होने पर ये स्लो स्टेप के साथ बॉन्ड हेट्रोलिटिक टाइप टूटेगा, L- बाहर जाएगा और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन आपको दिखाई देगा। तो हम यहां लिख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। यानी कि तय होता है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन ये पहला स्टेप है। ठीक, ये क्या हुआ? स्टेप 1।
अच्छा, अब स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 कह रहा है कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल था इस पूरी रिएक्शन में, जिसने कार्बोकैटायन को देखा और उस पे अटैक किया, और क्योंकि अब बॉन्ड बन रहा है, कार्बोकैटायन अनस्टेबल है, बॉन्ड बनेगा स्टेबल हो जाएगा, इस वजह से ये स्टेप फास्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 स्टेप हो गए। तो पहला क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और दूसरा क्या है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ध्यान से अगर तुम देखो तो जो स्टेप स्लो होता है इसे केमिकल काइनेटिक्स में आरडीएस बोलते हैं। आरडीएस बोलने का अर्थ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि इस स्टेप से जो कि स्लो होता है, यानी जिसकी स्पीड कम है, जो रिएक्शन का पार्ट धीमे धीमे हो रहा है, उसे आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है और रेट ऑफ रिएक्शन को आसानी से जज किया जा सकता है। इस वजह से जब भी कभी स्लो प्रोसेस आए तो उसे हम लोग आरडीएस के नाम से जानेंगे। अच्छा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कमेंट करना हो तो यही स्टेप जो पहला लिखा हुआ है, स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, एक और बात कि सर स्लो वाले से रेट कैसे पता चलता है? जो रिएक्शन फास्ट हो रही है बाबू, उसको तुम पकड़ कैसे पाओगे? इतनी जल्दी रिएक्शन हो गई कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि कितनी जल्दी जल्दी रिएक्शन हो रही है, कितनी धीमी हो रही है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, तो डिपेंडेंसीज पता नहीं चलेगी। इसलिए हम लोग स्लो स्टेप जो धीमे हो रही है उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हो। जिन्हें ऑब्जर्व कर सकते हो उससे पता चलता है कि किन फैक्टर्स से रेट बदल सकता है। इंपॉर्टेंट सवाल ये भी आता है कि साहब आप तो ये बता रहे हैं कि ये स्टेप स्लो है और ये स्टेप फास्ट है, काहे? देखो ध्यान से, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड यहां टूट गया, तो यहां पर क्लीवेज हो रहा है। क्या हो रहा है? क्लीवेज ऑफ सिग्मा बॉन्ड। बताओ मुझे, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि वीक बॉन्ड है? हाँ भैया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट जा रहा है? हाँ, टूट जा रहा है। अबे जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट रहा है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटने में एनर्जी लगी होगी, मुश्किल से टूटा होगा, मुश्किल से टूटा होगा, फास्ट स्लो प्रोसेस हो गया। अब यहाँ क्या है? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन तड़प रहा होगा, बिल्कुल तड़प रहा होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार का चार्ज स्टेबल नहीं है। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, बॉन्ड बन गया, तो हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। बोलो हाँ या ना? फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। साहब अगर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो रहा है और यहां तड़पती हुई प्रजाति है और यहाँ पे एक स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, यानी अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ आ रहे हैं, तो लॉजिकली जल्दी जल्दी काम हो रहा होगा, फास्ट प्रोसेस होगा। सबसे पहली बात तो ये। अच्छा, सारी बातें सीख ली, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन मुश्किल चीज है, ध्यान से सुनिएगा, है ना? और सब कुछ इसी 2 स्टेप्स में जो लिखे हैं इसी से मिल जाएगा। सबसे पहली बात, इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस, यानी ये मैकेनिज्म 2 स्टेप की है, 2 स्टेप में काम हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, 2 स्टेप में काम हो रहा है, वो तुम्हें दिख भी रहा है। अच्छा, स्टेप 1 कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है। आरडीएस इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो यहां लिख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है और आरडीएस भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है। ठीक, यानी ये तय हुआ कि कार्बोकैटायन बन रहा है पक्का पक्का। अगर कार्बोकैटायन पक्का पक्का बन रहा है तो ये भी तय होता है, हम लोगों ने सीख रखा है जीओसी में, कि अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो ये आदमी रीअरेंज करेगा। ठीक, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इफ पॉसिबल, अगर कार्बोकैटायन के रीअरेंज होने की पॉसिबिलिटी है तो वो रीअरेंज करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, अच्छा लगा सुन के। इफ पॉसिबल, हमेशा नहीं। ठीक, क्या आरडीएस के बारे में अगर तुमसे पूछा जाए कि आरडीएस क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो तुम तो कहोगे ये है डब्बा जो बना हुआ है। अगर ऊपर वाला डब्बा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो तुम सीधा सीधा ये कहने की कोशिश करोगे कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को देखें तो केमिकल काइनेटिक्स कहती है कोई रेट कांस्टेंट, और जो रिएक्टेंट साइड लिखा हुआ है इसका कॉन्सेंट्रेशन। तो क्योंकि ऊपर पावर 1 आ रही है तो दिखाई देता है कि इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। ये बड़ी ही खास बात है। SN1 जो रिएक्शन है उसका नाम SN1 इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होने की वजह से दिया गया है। जबकि तुम ध्यान से देखो इसमें स्टेप कितने हैं, तो SN1 टाइप की रिएक्शन है, टाइप 1। SN1 में 2 स्टेप हैं, लेकिन स्टेप से इसका नाम नहीं दिया गया, ऑर्डर से इसका नाम दिया गया। ऑर्डर रिएक्शन की 2 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात ध्यान दो, आरडीएस जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसमें कितने सबस्ट्रेट तुम्हारे पास हैं, कितने मॉलिक्यूल्स तुम्हारे पास हैं? तो तुम ध्यान दो, आरडीएस के अंदर रिएक्टेंट में सिर्फ एक आदमी है, एक आदमी है, इस वजह से इसे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो तुम कहोगे ठीक है, अच्छी बात है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, क्योंकि आरडीएस में एक ही मॉलिक्यूल है जो प्रेजेंट है। अच्छा, SN1 नाम दे दिया गया। ठीक, अब रेट ऑफ रिएक्शन इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि कार्बोकेटायन जो बन रहा है वो स्टेबल कितना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। क्योंकि अगर कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा तो आसानी से कार्बोकेटायन बनेगा, अगर आसानी से कार्बोकेटायन बनेगा तो ज्यादा कार्बोकेटायन बनेगा, जितना ज्यादा कार्बोकेटायन बनेगा लॉजिकली रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ज्यादा होगा। लेकिन ध्यान से बच्चा देखो, एक बार फिर से तुम नजर मारो इस आरडीएस वाले स्टेप पे। आरडीएस से पूछो कि हे आरडीएस, क्या तुम्हारे अंदर से ही हम रेट ढूंढते हैं? हाँ। क्या दूसरे स्टेप से रेट ढूंढते हैं? ना। अगर दूसरे से रेट नहीं ढूंढते तो मेरा ऐसा मानना है कि आरडीएस वाले स्टेप में तुम सबस्ट्रेट और लीविंग ग्रुप देख रहे हो, और न्यूक्लियोफाइल का जो इंट्रोडक्शन है वो सेकंड स्टेप में हो रहा है, यानी आरडीएस में न्यूक्लियोफाइल एब्सेंट है। अगर आरडीएस में न्यूक्लियोफाइल एब्सेंट है तो तुम ये कहोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल से इंडिपेंडेंट होगा। रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से इंडिपेंडेंट होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल से ही इंडिपेंडेंट है, तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल है इससे भी फर्क नहीं पड़ता, और कितने कॉन्सेंट्रेशन में है इससे भी फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान से देखो बालक लोग, एक ये स्टेप की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है भैया, दो स्टेप का प्रोसेस है। पहला स्टेप आरडीएस है और पहला स्टेप कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन है। कार्बोकेटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होगा कब? जब पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन तो आरडीएस से निकालेंगे, सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रही है, और इसके ऊपर पावर 1 लिखी है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, इसी वजह से इसका नाम दिया गया है SN1। क्योंकि हमारे पास आरडीएस के अंदर सिर्फ, देखो आरडीएस के अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से इसका नाम यूनिमोलिकुलर रिएक्शन लिख देते हैं। रिएक्शन का जो रेट है वो ना सिर्फ सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, बल्कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे डिपेंड कर रहा है। ये कार्बोकेटायन जितना बढ़िया स्टेबल बनेगा, ये बॉन्ड उतनी आसानी से टूट जाएगा। बॉन्ड जितनी आसानी से टूट जाएगा उतना ज्यादा कार्बोकेटायन बनेगा, जितना ज्यादा कार्बोकेटायन बनेगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। लेकिन आरडीएस में न्यूक्लियोफाइल एब्सेंट है, वो न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आरडीएस में नहीं है। आरडीएस में नहीं है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से एक बात आपको पकड़नी है, और वो क्या पकड़नी है, ध्यान से देखो। रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, यानी कार्बोकेटायन जितना स्टेबल बनेगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो हमें अब जो चर्चा करनी चाहिए वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की करनी चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करोगे तो 3 डिग्री वाला मस्त स्टेबल निकलेगा, 2 डिग्री वाला लेस स्टेबल निकलेगा, 1 डिग्री मर रहा है, और मिथाइल के तो प्राण निकले हुए हैं, वो कार्बोकेटायन बना ही नहीं सकता, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट नहीं है ना उनके पास। 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री वाला कम स्टेबल, 1 डिग्री वाला लल्लू, और मिथाइल वाला तो बेकार ही। यानी कि अगर मैं पूछूं कि तुम्हें SN1 कहां मिलेगा, 3 डिग्री स्टेबल है मिल जाएगा, SN1 2 डिग्री स्टेबल है मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, और मिथाइल में भी नहीं मिलेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुने। यहां मिल रहा है, यहां नहीं मिल रहा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसको बोले तो गए, समझ रहे हो बात को, इसलिए ध्यान रखना। यानी 3 डिग्री और 2 डिग्री सबस्ट्रेट तो SN1 देंगे, लेकिन 1 डिग्री और मिथाइल SN1 नहीं देंगे। अच्छा, तो कौन SN1 देता है, कौन SN1 नहीं देता, जरा इसको चेक कर लेते हैं। कंपेयर रेट ऑफ SN1, तो उसे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। हालांकि हमें जल्दी आसानी से पता नहीं होता है कि कौन SN1 देगा कौन नहीं देगा, ये बातें हम लोग जल्दी करते नहीं है क्लासेस में, तो हम लोगों को कुछ भी अंदाजा नहीं होता बच्चों को, तो कर लेनी चाहिए बातें। चलो कंपेयर SN1 कंपेयर करते हैं। ध्यान से देखो बेटा, मेरे हिसाब से एक कंपाउंड में तुमको बना के देता हूँ, है ना, डिग्री से अलग सवाल दे रहा हूँ ना, वो 1 2 3 डिग्री वाला थोड़ा सा पुराना हो गया, अलग दे रहा हूँ। यहाँ पे ये बेंजीन रिंग दी, यहाँ पे लिखा CH2 और यहाँ लिखा Br, ठीक, अच्छी बात है। दूसरा जो कंपाउंड मैं तुम्हें यहाँ दे रहा हूँ वो साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ लिखा CH2 और यहाँ लिखा Br। तुम अच्छी तरह इस बात को समझे कि ये आदमी तुम्हारा लीविंग ग्रुप है, और अगर ये लीविंग ग्रुप बन के निकला तो यहाँ कैटायन बनेगा, और ये लीविंग ग्रुप बन के निकला तो ये कैटायन बनेगा। ध्यान से देखो, ये कैटायन फिर सिग्मा और फिर आ रहा है पाई, यानी यहाँ तो आ गया रेजोनेंस, और अगर कैटायन रेजोनेंस में चला गया तो ये
स्टेबल कैटायन बन रहा है रेजोनेंस की वजह से। प्लस आई चाहे जितना भी अच्छा दे, लेकिन रेजोनेंस का इफेक्ट तो ज्यादा स्ट्रांग होता है, और यहां पे कोई रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस। ऊपर से बदतमीज 1 डिग्री है, तो यहां तो बिल्कुल भी SN1 पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहां रेजोनेंस में कार्बोकैटायन स्टेबल हो गया, इसलिए यहां पर स्टेबल कार्बोकैटायन की वजह से SN1 का रेट ज्यादा होगा। अच्छा, बढ़िया बात। अब डिग्री विग्री के सवाल भी कर लेने चाहिए, चलो डिग्री के सवाल कर लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन है तुम्हारे पास, यहाँ पे क्लोरीन लगा है, फिर से साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ क्लोरीन लगा है, ठीक, और फिर से साइक्लोहेक्सेन है, और यहाँ अकेला ऐसे क्लोरीन लगा है। अब बताइए साहब, मेरा ऐसा मानना है कि ये कार्बन है जिस पर क्लोरीन लगा है, तो जब क्लोरीन निकलेगा तो कैटायन यहाँ बनेगा, इधर से प्लस आई, इधर से प्लस आई, इधर से प्लस आई आएगा, और ये स्टेबल हो जाएगा। 3 डिग्री दिखाई दे रहा है। यहां से अगर तुम क्लोरीन को निकालो, यहाँ कैटायन बनेगा, इधर से प्लस आई, इधर से प्लस आई, 2 डिग्री दिखाई दे रहा है। यहां से क्लोरीन निकालो, ये कैटायन बनेगा, ये तो 1 डिग्री दिखाई दे रहा है। तो 3 डिग्री वाला आप देखोगे जम के स्टेबल होगा, 2 डिग्री वाला और कम, और 1 डिग्री वाला सबसे कम। देख पाए से? देख पाए तो बहुत ही अच्छा, वरना गड़बड़ होगी। तो चलो अगला सवाल देखते हैं। अब कंपेयर करना है, ठीक है ना, कि CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या आ गया Br, 3 लोन पेयर लिखा गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या आ गया Br। ये अब ध्यान से देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पर कैटायन बनने की कहानी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि यहाँ पर तुम्हें लोन पेयर दिखाई दे रहा है, सिग्मा दिखाई दे रहा है, पाई दिखाई दे रहा है, और जब भी ये होगा तो रेजोनेंस दिखाई देगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है, कॉन्जुगेशन से रेजोनेंस, तो लोन पेयर आगे गया, ये इधर चला गया। अब इसका अगर तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो तो यहाँ पे एनायन बन गया, डबल बॉन्ड Br, 2 लोन पेयर और ये कैटायन। तो ध्यान से देखो, यहां पर तो तुम्हें दिखाई दे रहा है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से बॉन्ड टूटेगा नहीं, बॉन्ड टूटेगा नहीं तो SN1 देगा ही नहीं। यहां देखो, यहां से अगर तुम इसे निकाल दो ब्रोमीन को माइनस बना के, तो यहां कैटायन बनेगा, कैटायन सिग्मा और पाई। अरे ये तो रेजोनेंस में है, तो यहां रेजोनेंस कैटायन का है। अगर कैटायन रेजोनेंस में जा रहा है तो ये स्टेबल कैटायन बनेगा, स्टेबल कैटायन बनेगा तो SN1 बढ़िया वाली देगा। पल्ले पड़ रही है बात? यहाँ पे कैटायन रेजोनेंस में नहीं था, यहाँ ब्रोमीन के लोन पेयर रेजोनेंस में थे, तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया था, जिसकी वजह से बॉन्ड टूट नहीं रहा था। हमने ये दूसरे शब्दों में पढ़ रखा है, ये विनाइलिक पोजीशन है और ये अलाइलिक पोजीशन है। विनाइलिक SN1 SN2 दोनों नहीं देता, एलाइलिक देता है। ठीक है, एक तो सवाल ये हो गया, और कर लेते हैं थोड़े बहुत, अच्छा लगेगा देखकर, है ना। क्वेश्चन करने बड़े इंपॉर्टेंट है। चलो आओ देखते हैं, ध्यान से। हमें एनी हाउ बनने वाले कैटायन को स्टेबल करना है ना, और जितना स्टेबल होता जाएगा SN1 की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। चलो देखो ध्यान से, कौन SN1 जल्दी देगा, ध्यान से देखना बेटा। मेरा ऐसा मानना है कि आप इसे निकाल दोगे Br माइनस बनाकर, तो यहां कैटायन बनेगा। इसे निकाल दोगे Br माइनस बना के, तो यहाँ कैटायन बनेगा। इसे निकाल दोगे Br माइनस बना के, तो यहाँ पे कैटायन बनेगा। कैटायन बन गया। अच्छा, तुम एक बात ध्यान से देखो तो तुम्हें अच्छा लगेगा देखकर, सर ये वो हिस्सा है जो हिस्सा तीनों मॉलिक्यूल्स में आइडेंटिकल है बेंजीन रिंग, तो इससे तो कंपैरिजन होगा नहीं। कंपैरिजन जब भी करना होगा तो ये जो ग्रुप लगे हुए हैं इनसे होगा। मिथाइल ग्रुप प्लस H इफेक्ट शो करता है, यानी प्लस H इफेक्ट शो करता है। प्लस इफेक्ट शो करने का मतलब है कि ये अपने इलेक्ट्रॉनों को रिंग में प्रोवाइड करता है, यहाँ तो कोई ग्रुप ही नहीं है। और ये जो है ये माइनस M इफेक्ट शो करता है नाइट्रो ग्रुप, और माइनस M का मतलब है कि ये रिंग से इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करा लेता है। अब ध्यान से देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमारे पास बना था कैटायन, कैटायन को मिले इससे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मिले तो कैटायन का चार्ज हुआ कम, चार्ज हुआ कम तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। ये माइनस M भाई ने इस कैटायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ और खींचा, और जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खिंच जाएंगे तो कैटायन का चार्ज और बढ़ जाएगा। चार्ज बढ़ने से अनस्टेबल हो जाएंगे और चार्ज घटने से स्टेबल हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा SN1 ये, सेकंड नंबर पे सेकंड और थर्ड नंबर पे थर्ड। बात समझ में आई है? बिल्कुल समझ में आई, क्यों नहीं आएगी। अगला देखो, एक स्पेसिफिक केस है,
स्पेसिफिक केस कैसा है वो समझो। डांसिंग रेजोनेंस का केस कहलाता है, बड़ा फेमस सा केस है, आपको आता होगा, और नहीं भी आता है तो सीख लीजिए। ये एक व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है। कहा गया कौन ज्यादा अच्छा करेगा भैया, तो इसको माइनस बना दो, यहाँ प्लस बना दो, इसको लिविंग ग्रुप बना के निकालो और यहाँ प्लस बना दो। तो बनने वाले कैटायन के विषय में सोचो, बनने वाले कैटायन के विषय में सोचो। ये रिंग एक्सपेंशन करेगा, ठीक, और ये शो करेगा डांसिंग रेजोनेंस। अब रिंग एक्सपेंशन क्या होता है उसके लिए तो अलग लेक्चर करना पड़ेगा, लेकिन अपने कोर्स में भी नहीं है खैर रिंग एक्सपेंशन, लेकिन रिंग एक्सपेंशन करता है। कंडीशन ये होती है कि जो हमारी एक साइक्लिक चेन है इसके जस्ट बाहर वाले कार्बन पे कैटायन हो जाए तो रिंग एक्सपेंशन होता है। और डांसिंग रेजोनेंस तो सिर्फ एक ही केस है, वो ये है, क्या है, यहाँ का सिग्मा बॉन्ड टूट के ऊपर पाई बन जाता है, और जब वो पाई बनता है तो इस प्रकार से कैटायन बनता है और इस प्रकार से कैटायन बनता है। ये दो केसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, डांसिंग रेजोनेंस कहलाता है। और जहां भी रेजोनेंस आएगा तो कॉमन सेंस स्टेबिलिटी आएगी। सिग्मा बॉन्ड का रेजोनेंस हो रहा है, वहां पे पाई बॉन्ड का नहीं हो रहा है, रीअरेंजमेंट टाइप की चीज है वो, है ना। तो रेजोनेंस की वजह से, ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, ठीक, ये कॉन्सेप्ट है। अच्छी बात है। और सवाल है? बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है अपने को, ताकि ये आइडिया लग जाए कि सवाल देखा SN1 हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसका आइडिया लग जाए हमें। यहां लगाया Cl। अब ना ध्यान सुनो, सबसे पहली बात क्या है, इसको निकालोगे तो यहां कैटायन बनाओगे, और इसको निकालोगे तो इस पे एनायन और यहां कैटायन बनाओगे। तुम्हें पता है कि साहब यहाँ पे लोन पेयर है, और तुम्हें पता है कि यहाँ भी ऑक्सीजन में लोन पेयर है। ये बीच में एक एटम आ गया ना बदतमीज, ये तो आजू बाजू के, ये देखो ये वाला, ध्यान से देखना, ये अपना कार्बन और ये ऑक्सीजन आजू बाजू वाले हैं, जी हाँ, ऐसा समझ लो। यहाँ कैटायन है, इसके पास लोन पेयर है। क्या ये नेबरहुड में आ गए? नेबरहुड में आ गए। तो क्या डोनेशन हो सकता है? डोनेशन हो सकता है। इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या नाम देते हैं? बैक बॉन्डिंग। पहले से सिग्मा बना हुआ है और सिग्मा बनने के बाद उसी एटम से जिससे सिग्मा बनाया है उसी से अगर लोन पेयर भी एक्सचेंज कर लिए जाएं तो इसे बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। बैक बॉन्डिंग होने से जैसे ही ये आदमी इसको लोन पेयर प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और यहां तो बीच में एक एटम आ चुका है तो बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हम कहेंगे ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, पहला वाला ज्यादा SN1 शो करेगा, दूसरा वाला कम SN1 शो करेगा। आइए साहब, कुछ कुछ रिवाइज करने वाली चीजें हैं, वही रिवाइज बेटा करा रहे हैं। इसके विषय में सोचो। इसको निकाल दो, यहां कैटायन बना दो, इसको निकाल दो, यहां कैटायन बना दो। देखो ध्यान से, ये कार्बन कौन है? अगर तुम इस कार्बन को देखोगे तो इसका नाम है बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल होता है, लेक्चर 2 में पढ़ाया था। इसको देखो, ये अराइलिक कार्बन है। अराइलिक कार्बन पे कैटायन तो आता ही नहीं है, तो ये तो SN1 भी नहीं देगा और ये आदमी SN2 भी नहीं देगा। पिछले लेक्चर में बताया था ना, SN1 देगा ना SN2 देगा। तो बेंजाइलिक SN1 भर भर के देगा और एराइलिक ना SN1 देते हैं ना SN2 देते हैं। हेलो एरीन्स SN1 SN2 दोनों नहीं देते। इस वजह से जो SN1 SN2 टाइप की रिएक्शंस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हेलो एल्केन्स की प्रॉपर्टीज है, ठीक। इसी का जुड़वा भाई देखो, है ना, इसी का जुड़वा भाई। एक सवाल हम कर चुके हैं आज ही के लेक्चर में, फिर से रिपीट कर रहे हैं, है ना, अलग शक्ल में। देखो ध्यान से, ये क्लोरो, ध्यान से देखो, ये क्लोरो। अब इन्हें पहचानो। देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाजू वाला ये कार्बन कैसा है बेटा? अलाइलिक। अलाइलिक पे कैटायन अगर बन गया तो लॉजिकली स्टेबल कैटायन बनेगा। और ये देखो, क्या ये डबल बॉन्ड वाला sp2 कार्बन है, और sp2 वाले को नाम क्या देते हो बेटा? विनाइलिक। और विनाइलिक वाला कभी भी कैटायन बनना पसंद नहीं करता, नहीं करता, तो एलाइलिक वाला भर के S1 देगा और एलाइलिक वाला एलाइलिक देगा, विनाइलिक नहीं देगा। क्लियर है मेरी बात? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है। आइए साहब, बहुत इत्मीनान से देखते हैं। समझिएगा, एक स्ट्रक्चर ये दिया जा रहा है आपको, और एक स्ट्रक्चर ये दिया जा रहा है आपको, और कहा जा रहा है इनमें कंपेयर करो। देखो कंपेयर करते हैं।
हम सबसे पहले ब्रोमीन को तोड़कर माइनस और यहां प्लस बना लेते हैं। ब्रोमीन को तोड़कर माइनस और यहां प्लस बना लेते हैं। क्या एक साइक्लिक रिंग है? जी हाँ, साइक्लिक रिंग है। क्या डबल बॉन्ड सिंगल कैटायन सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल डबल, सिंगल कैटायन सिंगल डबल? अरे यहां तो साइक्लिक रेजोनेंस दिखाई दे रहा है। यहां देखो, सिंगल डबल, सिंगल कैटायन सिंगल डबल, सिंगल कैटायन सिंगल, अरे यहां भी साइक्लिक रेजोनेंस दिखाई दे रहा है। तो जब भी कभी साइक्लिक रेजोनेंस दिखाई देने लग जाए तो आपके दिमाग में एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर आते हैं। इस कैटायन को देखो तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 ये 2 ये, और यहां देखोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिर्फ ये। अच्छा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसका नेचर हो जाएगा एरोमेटिक और इसका नेचर हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होते हैं, एरोमेटिक जमजम के स्टेबल होते हैं। इस वजह से सेकंड वाला ज्यादा SN1 शो करेगा क्योंकि उसका कैटायन स्टेबल होगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अब ध्यान से देखिए, इत्मीनान से बात को समझाते हैं। दोबारा से एक सवाल कह रहा है कि डिग्री से कंपेयर करो। अब बताओ, तो जैसे ही बच्चा इसको तोड़ेगा, इसे माइनस इसे प्लस बनाएगा, इसे तोड़ेगा, इसे माइनस इसे प्लस बनाएगा, तो कहेगा देखो ध्यान से, 1 कार्बन 2 कार्बन और तीसरा ये कार्बन, तो ये बन गया 3 डिग्री और ये बन गया 2 डिग्री। सबके मन में होगा कि ये 3 डिग्री वाला स्टेबल होगा, पर इसका एक्सेप्शनल आंसर है, और वो क्या है? 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है। ये अलग चीज है, ध्यान समझो। ये कोई रिंग है, रिंग के 2 कार्बन को मिलाने वाले बीच में एक कार्बन आ गया, इस तरह का बॉन्ड बन गया, इसे ब्रिज कहते हैं। ठीक, रिंग के बीच वाले कार्बन को मिलाने वाले चीज को क्या बोलते हैं? ब्रिज। और ब्रिज में जो ये एंड वाला पॉइंट है ना, इसको हम लोग नाम देते हैं बेटा ब्रिज हेड। क्या नाम देते हैं? ब्रिज हेड। इसको भी क्या नाम देंगे बेटा? ब्रिज हेड। भैया ध्यान से सुने, ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बोकटायन अनस्टेबल होता है, वेरी अनस्टेबल। ये किसी कीमत पर ब्रिज हेड कार्बन अपने लिए कार्बोकटायन फॉर्मेशन नहीं करता। क्योंकि ये कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा, इस वजह से हम ये देखेंगे कि किसी कीमत पर यहां पर SN1 नहीं होने वाली। इवन ब्रिज हेड पोजीशन वाले जो लोग होते हैं, ये ना तो SN1 देते हैं और ना तो ये SN2 देते हैं, दोनों ही चीजें नहीं देते। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ब्रिज हेड बुद्धू बनाने के लिए कई बार आता है, लेकिन